चलिए तो अब उत्पादकता को स्टार्ट करते हैं। अभी हम उत्पादकता को स्टार्ट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीट की दृष्टि से, नीट 2025 की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उत्पादकता। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। आइए सबसे पहले एनसीईआरटी की सहायता से ही इसको समझेंगे। चलिए, किसी भी पारितंत्र की क्रियाशीलता एवं उसके स्थायी रहने के लिए सौर ऊर्जा के निरंतर निवेश या इनपुट की आधारभूत आवश्यकता है। सबसे जो पहली आवश्यकता है वो क्या है कि सूर्य का जो प्रकाश है, सनलाइट के रूप में जो एनर्जी मिलती है, सनलाइट के रूप में जो एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी लगातार आनी चाहिए। वो एनर्जी लगातार आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि आपके जो पादप हैं, आपके जो पादप हैं वो इस एनर्जी का यूज लेंगे। कौन सी प्रक्रिया में यूज लेंगे? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। और बना देंगे कार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थों से क्या बना देंगे? कार्बनिक पदार्थ बना देंगे और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी बना देंगे। कार्बनिक पदार्थ के साथ साथ ऑक्सीजन भी बना देंगे। जो ऑक्सीजन जो है वो वातावरण के अंदर आ जाएगी और अपन उसकी वजह से सांस लेंगे। यस। और ये जो कार्बनिक पदार्थ बना है, ये कार्बनिक पदार्थ फिर कौन यूज करेगा? जो उन पौधों को खाएगा या जो उन पौधों से पोषण प्राप्त करेगा, उसको ये कार्बनिक पदार्थ मिलेंगे। यस, क्या मेरी बात समझ में आई? अब इसको समझते हैं। इतना आपको समझ में आया? क्यों लगातार एनर्जी चाहिए? क्यों लगातार सूर्य की ऊर्जा चाहिए? क्योंकि लगातार फोटोसिंथेसिस हो पाएगा। अगर सूर्य की ऊर्जा निरंतर आ रही है तो निरंतर आपका फोटोसिंथेसिस होगा। और अगर निरंतर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो आपको लगातार जो है कार्बनिक पदार्थ मिलते रहेंगे, ऑक्सीजन भी मिलती रहेगी। इसीलिए पारितंत्र जो है वो स्थायी रहेगा। इसकी बदौलत पारितंत्र जो है वो स्थायित्व प्राप्त करेगा। इसीलिए उसकी क्रियाशीलता के लिए या फिर उसके स्थायी बनाए रखने के लिए सौर ऊर्जा का निरंतर निवेश चाहिए, निरंतर आनी चाहिए, इनपुट चाहिए। यस, इतनी बात समझ में आई। अब एक शब्द आया है प्राथमिक उत्पादन। क्या होता है प्राथमिक उत्पादन? क्या होता है इसका मतलब मैं आपको अच्छे से समझाने की प्रयास करता हूँ। ये मेरा एक पादप है, ये मेरा एक पादप है। यस, हुआ क्या? और ये मेरा एक सन है, राइट? अब देखो, सुनिए, ये जो सन है, ये जो सन है वो लाइट देगा इस पादप को। ये जो सन है वो एनर्जी देगा या लाइट देगा इस पौधे को। अब ये पौधा लाइट की प्रेजेंस में एक प्रोसेस करेगा जिसको बोला जाता है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। ठीक है? अच्छा, उसके बाद क्या होगा? इस प्रकाश संश्लेषण की बदौलत यहाँ पे कुछ कार्बनिक पदार्थ बनेंगे। इस पादप के अंदर अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ बनेंगे जिसको जैव भार भी कहा जाता है। जिसको जैव भार भी कहा जाता है। जिसको जैव भार भी कहा जाता है। वो कार्बनिक पदार्थ या जो जैव भार बनेगा वो प्राथमिक उत्पादन है। जितना जैव भार बना वो प्राथमिक उत्पादन है। सूर्य ने पादप को एनर्जी दी लाइट के रूप में। पादप ने फोटोसिंथेसिस किया और अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ या जैव भार बनाया। वो जितना जैव भार बनाएगा उसकी उसको क्या बोलेंगे अपन? प्राथमिक उत्पादन बोलेंगे। कि इतना अपना प्राथमिक उत्पादन हुआ है, इतना अपना प्राथमिक उत्पादन हुआ है। और ये एक निश्चित समय में देखेंगे। ऐसा नहीं है कि एक दिन का ले लिया, एक फिक्स टाइम का लेंगे। जैसे आप एक साल का ले लो, एक साल का ले लो, है ना? एक फिक्स टाइम, कोई भी टाइम का ले सकते हो आप। एक हफ्ता, सप्ताह भर का ले सकते हो, सप्ताह भर का, महीने का ले सकते हो, ईयर के रूप में इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अलग अलग समय अवधि में कर सकते हो आप, लेकिन अवधि होनी चाहिए। इसको क्या बोलेंगे? प्राथमिक उत्पादन। इसका मतलब सन ने जो लाइट के रूप में एनर्जी दी, पादप ने फोटोसिंथेसिस किया, उसकी मदद से अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ के रूप में बदला और जिसको हमने जैव भार बोला। और वही हमारा प्राथमिक उत्पादन कहलाया। वही हमारा प्राथमिक उत्पादन कहलाया। यस। अब उस प्राथमिक उत्पादन के बनने की जो दर है, उस प्राथमिक उत्पादन के बनने की जो दर है
उसको बोला जाता है उत्पादकता या फिर प्राथमिक उत्पादकता। या तो उसको सीधे उत्पादकता बोल दो या फिर उसको प्राथमिक उत्पादकता बोल सकते हो। यस, आइए अब इसको एनसीईआरटी की मदद से समझते हैं। प्राथमिक उत्पादन प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों द्वारा एक निश्चित समयावधि में एक निश्चित समय की अवधि लेंगे, टाइम पीरियड होना चाहिए, और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पादप जो हैं प्रति इकाई क्षेत्रफल में एक एकांक एरिया लेंगे, उसके अंदर जो उत्पन्न किया गया जैव भार है, जैव मात्रा है या कार्बनिक सामग्री की जो मात्रा है वो क्या कहलाएगी, प्राथमिक उत्पादन कहलाएगी। और इसे अगर भार के रूप में अपन लिखेंगे, इसे अगर हम भार के रूप में लिखेंगे तो इसको जी यानी कि ग्राम -2 के रूप में दर्शाएंगे, किसको, प्राथमिक उत्पादन को। लेकिन अगर इसको ऊर्जा के रूप में लिख रहे हैं तो किलो कैलोरी मीटर इनवर्स। क्या मेरी बात समझ में आई दोस्त? ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है ये इम्पोर्टेंट है, दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको कैसे व्यक्त करेंगे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्राथमिक उत्पादन को G-2 से या फिर किलो कैलोरी मीटर -2 से। क्या मेरी बात समझ में आई? ये इसको व्यक्त करेंगे। क्या दिक्कत है? कुछ नहीं। चलो, उसके बाद जो जैव मात्रा के उत्पादन की दर को देखेंगे ना तो वो उत्पादकता होगी। कितनी दर से उत्पादन हो रहा है, साल दर साल दर में चेंज आ रहा है। तो इस दर को जब बात करेंगे अपन, दर पे जब बात करेंगे तब उसको अपन क्या बोलेंगे, उत्पादकता बोलेंगे। और दर को अपन टाइम से रिलेट करते हैं, है ना। जैसे कि हमारा जैसे कि हमारा जो प्राथमिक उत्पादन है हमारा जो प्राथमिक उत्पादन है उसको तो हम किससे कर रहे थे, G-2 से या किलो कैलोरी मीटर -2 से कर रहे थे। यस, लेकिन जब इसको हम उत्पादकता कहेंगे तब इसको G-2 ईयर इनवर्स से, ईयर -1 से करेंगे। किससे करेंगे, G-2 पर ईयर या ईयर इनवर्स। एनर्जी में देखेंगे तो किलो कैलोरी मीटर -2 और ईयर -1 या पर ईयर। इसका मतलब जब हम दर की बात करेंगे तो इसको पर ईयर में देखेंगे। दर की बात करेंगे तो किसको देखेंगे, इसको कहाँ देखेंगे, पर ईयर में कितना प्राथमिक उत्पादन हो रहा है। पर ईयर कितना प्राथमिक उत्पादन हो रहा है तो वो एक तरह से दर हो गई। पर ईयर कितना प्राथमिक उत्पादन हो रहा है तो वो एक तरह से दर हो गई। तो जब इसको दर के रूप में लिखेंगे तो प्राथमिक उत्पादन लिखना है और फिर स्लैश करके अपन ईयर लिख सकते हैं, या फिर अपन सीधा लिखना चाहे तो ईयर -1 होगा। शायद थोड़ी सी मिसप्रिंट है इसके अंदर, चेंज कर सकते हो। वहीं किलो कैलोरी मीटर -2 पर ईयर लिख सकते हैं, या सीधा लिखोगे तो ईयर ऊपर आ जाएगा और घात इसकी -1 हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो यहाँ पे व्यक्त करने की दो चीज़ें आई हुई हैं, इसलिए कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और आपको जो है वो क्वेश्चन देने के चांसेस हैं। उत्पादकता को आप पर ईयर के रूप में व्यक्त करोगे और प्राथमिक उत्पादन को आप सीधा ही व्यक्त करोगे जो इसने लिख रखा है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस, अब आगे देखते हैं। जिससे विभिन्न पारितंत्रों की उत्पादकता की तुलना की जा सकती है। उत्पादकता से अपन अलग अलग पारितंत्र की तुलना कर सकते हैं। जैसे एक मेरा ये पारितंत्र है और एक मेरा एक और पारितंत्र है। इस पारितंत्र ने कुछ उत्पादकता दर्शाई, एक साल के अंदर कुछ उत्पादकता दर्शाई। वहीं इसने भी कुछ उत्पादकता दर्शाई उसी साल के अंदर। तो अपन इसकी तुलना कर सकते हैं कि किसकी उत्पादकता ज़्यादा है। मान लो इसने एक्स उत्पादकता दर्शाई, इसने वाई दर्शाई, तो अपन बता सकते हैं कि ज़्यादा कौन है। अपन बता सकते हैं कि कौन सा पारितंत्र ज़्यादा उत्पादकता दे रहा है। जो पारितंत्र ज़्यादा उत्पादकता दे रहा है वो हो सकता है स्थायी पारितंत्र हो, उसके अंदर प्रजातियां ज़्यादा हो। यस, आगे बात करेंगे। विभिन्न पारितंत्रों की उत्पादकता की तुलना की जा सकती है। अब इसको दो भागों में बांटा गया है। इस उत्पादकता को इस अभी इसको समझने का प्रयास करते हैं। मेरी ये जो उत्पादकता है इसको मैंने दो भागों में बांट दिया प्यारे दोस्त। पहला मैंने बोला जीपीपी और दूसरा मैंने बोला एनपीपी। हिंदी में भी बताऊंगा लेकिन आपको पहले ये याद रखना है। जीपीपी जो है उसको मैंने बोला ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या फिर सकल प्राथमिक उत्पादकता या कुल प्राथमिक उत्पादकता। मैंने सकल प्राथमिक उत्पादकता बोला जीपीपी को, और एनपीपी को मैंने बोला नेट प्राथमिक उत्पादकता। अब इसको अलग अलग क्यों व्यक्त कर रहे हो, चलो इसको समझते हैं।
जीपीपी का मतलब क्या हुआ, जो फोटोसिंथेसिस हुआ पादप के अंदर और जो कार्बनिक पदार्थ बने वो सीधे के सीधे देख रहे हैं अपन। हमने फोटोसिंथेसिस करवाया और जो भी कार्बनिक सामग्री बनी एक साल के अंदर, पर ईयर की बात हो रही है क्योंकि उत्पादकता की बात कर रहे हैं अपन, उत्पादन की बात नहीं कर रहे हैं। उत्पादकता को पर ईयर में लेंगे तो जीपीपी के अंदर तो वो चीज़ आ गई कि पर ईयर कितना पादप ने बनाया कार्बनिक पदार्थ की, वो सीधा तो जीपीपी है। अब क्या होता है, पादप के अंदर जो भी कार्बनिक सामग्री बनती है उसका काफ़ी हिस्सा जो है वो श्वसन के अंदर चला जाता है। श्वसन एक प्रोसेस होता है पादपों के अंदर, उसके अंदर उस कार्बनिक पदार्थ का यूज हो जाता है। श्वसन एक प्रोसेस होता है पादपों के अंदर जिसके अंदर वो जो कार्बनिक पदार्थ बनाएगा उसका यूज हो जाएगा श्वसन के रूप में, एनर्जी जो है वो निकलती रहेगी। तो यहाँ पे कुछ एनर्जी श्वसन के रूप में निकलेगी, कुछ श्वसन या रेस्पिरेशन के रूप में एनर्जी निकलेगी। उसके बाद यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जो कुल बनी थी उसमें से जो श्वसन वाली निकाल दो एनर्जी, उसके बाद जो एनर्जी बचती है वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, नेट प्राथमिक उत्पादकता है। क्या मेरी बात समझ में आई दोस्त? अभी इसको एनसीईआरटी से समझते हैं। इसे सकल या कुल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता में विभाजित किया जाए। सकल को क्या बोला? कुल प्राथमिक उत्पादकता, कुल मतलब जितना पादप ने बनाया कार्बनिक पदार्थ, और नेट प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है? जो श्वसन में यूज हो गया उसके बाद जो बचा वो नेट। यस, अब आपको समझ में आ गया, आगे अब पढ़ेंगे तो आसान लगेगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र की सकल या कुल प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक तत्वों के उत्पादन की दर, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक तत्वों के उत्पादन की दर। लेकिन सकल प्राथमिक उत्पादक की एक महत्वपूर्ण मात्रा जो है वो श्वसन द्वारा उपयोग की कर ली जाती है। और यदि हम सकल प्राथमिक उत्पादकता में से श्वसन के दौरान जो क्षति हानि हुई वो घटा दें तो हमें नेट प्राथमिक उत्पादकता मिलेगी। मतलब जीपीपी में से अगर रेस्पिरेशन घटा दूं तो मिल जाएगी एनपीपी। जीपीपी में से रेस्पिरेशन घटा दूं तो मिल जाएगी मेरे को एनपीपी। इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिख देना, कमेंट में लिख देना कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई। यस, आगे बढ़ेंगे। नेट प्राथमिक उत्पादकता, अब देखो अब क्या चीज़ हुई, अब क्या चीज़ हुई। सबसे पहले ये पादप, ये मेरा सूर्य है, इसने एनर्जी दी, इस पादप ने फोटोसिंथेसिस किया और फोटोसिंथेसिस से कुछ कार्बनिक पदार्थ बनाए जिसको मैंने ऊर्जा के रूप में बोला, कुछ एनर्जी बनाई उसने, उस एनर्जी को प्राथमिक उत्पादन बोला। और उसको जब पर ईयर देखा, उसकी दर देखी तो उसको मैंने प्राथमिक उत्पादकता बोला। जो उसने बनाई सीधी सीधी, जो उसने बिना श्वसन में यूज़ किए सीधी सीधी जो पहली पहली जो बनाई है उसको मैंने बोला प्राथमिक उत्पादकता। वो भी कौन सी? सकल प्राथमिक या कुल प्राथमिक उत्पादकता। अब मैंने बोला उसमें से पादप के अंदर रेस्पिरेशन के अंदर बहुत कुछ भाग जो हैं, महत्वपूर्ण मात्रा जो है वो रेस्पिरेशन में चली गई। उसके बाद जो बची उसको मैंने नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या नेट प्राथमिक उत्पादकता बोला। अब अगर इस पादप को कोई खाएगा, कोई उपभोक्ता इस पादप को खाएगा तो वो एनपीपी को खाएगा या जीपीपी को खाएगा? ये चीज़ बताओ। मेरे ख्याल से तो वो एनपीपी को खाएगा, क्योंकि जैसे ही पादप ने ऊर्जा बनाई श्वसन के रूप में वो ऊर्जा चली गई, बची तो उसके पास एनी टाइम कौन सी रहेगी? एनपीपी रहेगी। जब भी कोई इसको खाने आएगा तो वो कौन सी खाएगा दोस्त? वो एनपीपी को खाएगा। वो कौन सी खाएगा? एनपीपी को खाएगा, एनपीपी को खाएगा। इसका मतलब जो आपकी नेट में से कुछ भाग जो हैं कोई उपभोक्ता लेगा, कोई उपभोक्ता आया इस पादप को खाने और वो उसकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को खा रहा है। इसका मतलब इस कार्बनिक पदार्थ का की कुछ मात्रा जो है वो उपभोक्ता लेके जा रहा है, फिर उपभोक्ता के अंदर कार्बनिक पदार्थ आ गए। अब उपभोक्ता के अंदर जो कार्बनिक पदार्थ आए हैं उनकी दर जो होगी वो क्या कहलाएगी दोस्त? द्वितीयक उत्पादकता कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्त? द्वितीयक उत्पादकता। द्वितीयक क्या कहलाएगी? उत्पादकता कहलाएगी। आइए एनसीईआरटी की मदद से इसको समझने का प्रयास करते हैं। आइए इसको एनसीईआरटी की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, नेट प्राथमिक उत्पादकता परपोषितों की खपत के लिए उपलब्ध जैव मात्रा है। परपोषी जो होते हैं जो दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, जैसे शाकभक्षी हो गए, सब्जियां खाने वाले, शाकाहारी जो लोग हैं, जैसे हम हैं मनुष्य, तो हम पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंड हैं। यस, अपघटक हैं तो वो भी पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं। तो उनके लिए जैव मात्रा कौन सी उपलब्ध है? नेट प्राथमिक उत्पादकता है, एनपीपी उपलब्ध रहेगी उनके लिए। जीपीपी तो नहीं होगी क्योंकि उसकी कुछ मात्रा शोषण में चली जाएगी। अब क्या हुआ?
द्वितीयक उत्पादकता को उपभोक्ता ने नए कार्बनिक तत्वों के निर्माण की दर के रूप में परिभाषित किया गया है। द्वितीयक उत्पादकता को कैसे परिभाषित किया कि जो उपभोक्ता है उस उपभोक्ता ने नए कार्बनिक उपभोक्ता में नए कार्बनिक तत्वों के निर्माण की दर, क्योंकि जो एनपीपी है उसको खाएंगे जब उपभोक्ता तो उनके अंदर नए कार्बनिक पदार्थ आएंगे, वही क्या है उनकी जो दर है वो क्या है, द्वितीयक उत्पादकता है। बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा और समझ में भी आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो तो कमेंट कर लेना। अब प्राथमिक उत्पादकता एक सुनिश्चित क्षेत्र में पादप प्रजातियों के निवास पर निर्भर करती है। प्राथमिक उत्पादकता किसको बोला था हमने कि पौधे ने, पादप ने जो फोटोसिंथेसिस किया है उससे जो भी एनर्जी बनी है वो प्राथमिक उत्पादकता है। उसकी दर क्या है, प्राथमिक उत्पादकता है। अब वो प्राथमिक उत्पादकता किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एक सुनिश्चित क्षेत्र में पादप प्रजातियों के निवास पर निर्भर करती है। कैसे कि अगर पादप प्रजातियां बहुत ज़्यादा संख्या में हैं, पादप प्रजातियां बहुत ज़्यादा संख्या में हैं तो आपकी प्राथमिक उत्पादकता भी ज़्यादा होगी। अगर पादप प्रजातियां कम हैं तो प्राथमिक उत्पादकता भी कम होगी। तो जितने पादप उतनी प्राथमिक उत्पादकता आएगी, क्योंकि जितने पादप उतना प्रकाश संश्लेषण, जितना प्रकाश संश्लेषण उतनी एनर्जी, और जितनी एनर्जी तो उसकी दर भी उतनी, तो प्राथमिक उत्पादकता भी उतनी ही आएगी। यस, दूसरी चीज़ ये विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय कारकों, बहुत सारे पर्यावरणीय कारकों पर डिपेंड करेगी। पोषकों की उपलब्धता पे भी डिपेंड करेगी। अगर उस पौधे को अच्छे खासे पोषक तत्व मिल रहे हैं ज़मीन से तो वो एक अच्छा फोटोसिंथेसिस करेगा, इष्टतम मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस दर्शाएगा और मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, मैक्सिमम एनर्जी देगा हमको। कब, जब उसको पोषक अच्छे मिल रहे हो, उसकी खातिरदारी बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए और पर्यावरणीय कारक कोई दिक्कत नहीं देने चाहिए उसको, है ना। तथा पादपों की प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पर भी निर्भर करेगा। अब कैसा पादप है ये भी तो निर्भर करेगा। अगर उस पादप की प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता ही कम है तो वो एनर्जी क्या देगा। जब उस पादप की प्रकाश संश्लेषण करने की दर ही बहुत कम है तो वो एनर्जी कहाँ से देगा, तो ये उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। इंपॉर्टेंट है तीनों ही कारक, एक तो पर्यावरणीय कारकों पे, पोषकों की उपलब्धता पे और फोटोसिंथेसिस की क्षमता के ऊपर ये चीज़ निर्भर करती है कि कितनी प्राथमिक उत्पादकता आएगी। इसीलिए ये विभिन्न प्रकार के पारितंत्रों में अलग अलग होगी, अलग अलग पारितंत्र के अंदर अलग अलग होती है। यस, संपूर्ण जीवमंडल की पूरे जीवमंडल की वार्षिक यानी एक साल की वार्षिक मतलब 1 ईयर की कुल प्राथमिक उत्पादकता मतलब जीपीपी या ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या सकल प्राथमिक उत्पादकता का भार जो है, कार्बनिक तत्व या जिसको शुष्क भार भी कहते हैं, कार्बनिक जो भार होता है उसको शुष्क भार भी कहेंगे, उसके रूप में जब हमने आंका तो कितना मिला अपने को, पूरे जीवमंडल का 170 ये बिलियन और ये टन, इतना अपने को प्राथमिक उत्पादकता मिली। ये अपने को क्या मिली, याद रखना है, नीट के अंदर कभी भी पूछा जा सकता है, आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे जीवमंडल की वार्षिक कुल प्राथमिक उत्पादकता या जीपीपी जो है वो कितनी मिली, 170 बिलियन टन कार्बनिक तत्व भार के रूप में हमने देखा तब। यस, यद्यपि पृथ्वी के धरातल का लगभग 70% क्या है, समुद्र है। पृथ्वी का जो धरातल है उसका 70% तो क्या है, वाटर है या समुद्रों से ढका हुआ है। यस, ये बात तो कंफर्म है, ये तो हमने पहले भी पढ़ रखा है कि 70% जो है वो पृथ्वी पर पानी है, समुद्र है, महासागर जो भी है। फिर भी बावजूद इसकी उत्पादकता केवल 55 बिलियन टन ही है। फिर भी इसके उत्पादकता केवल 55 बिलियन टन है समुद्रों से, शेष मात्रा भूमि पर उत्पन्न होती है। अगर आपको नीट के अंदर भूमि से उत्पन्न मात्रा पूछे तो आप टोटल 170 थी, माइनस कर देंगे 55 बिलियन टन, जो भी बचेगा वो आपको भूमि से मिलेगा, जो भी बचेगा वो आपको भूमि से प्राप्त होगा। याद रखेंगे, पूरे जीवमंडल की कुल प्राथमिक उत्पादकता या सकल प्राथमिक उत्पादकता या जीपीपी जो है वो आंकी गई 170 बिलियन टन। पृथ्वी का धरातल के अंदर 70% पानी है, लेकिन फिर भी उस पानी से उत्पादकता केवल 55 बिलियन टन ही है, बाकी वाली भूमि से उत्पन्न होती है। अपने शिक्षक के साथ महासागरों की निम्न उत्पादकताओं के, कम उत्पादकता या निम्न उत्पादक के प्रमुख कारणों के बारे में चर्चा कीजिए, जो भी आपके शिक्षक हैं। मैं भी शिक्षक हूँ, लेकिन नीट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो चर्चा करने से
कोई मतलब नहीं है, नीट के अंदर यहाँ तक ही पूछेगा अगर पूछेगा तो। यस। उसके बाद शुरू करेंगे अपघटन, उसके बाद शुरू करेंगे अपघटन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है और नीट का फेवरेट टॉपिक ही है। नीट का जो है वो फेवरेट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, संभावना है। चलिए इसको अभी देखेंगे।